हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फ्रीडम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, तो हम आज के वीडियो में एनपीएस और ओपीएस के बीच क्या अंतर है और कौन सी पेंशन योजना बेहतर है अर्थात अच्छी है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमेशा यही चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी आय का साधन बना रहे, जिसके कारण उसका भविष्य सुरक्षित रहे। इसलिए सभी कर्मचारी पेंशन योजना की सुविधा लेते हैं। साथियों, वर्तमान समय में जो भी सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनमें दो तरह की पेंशन मिलती है। पहला ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको हम पुरानी पेंशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, या फिर इसको हम नई पेंशन स्कीम भी बोल सकते हैं। एक बात और आपको बता दूं कि एनपीएस को नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर न्यू पेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ओपीएस और एनपीएस दोनों ही पेंशन योजना आपस में एक दूसरे से बहुत ही भिन्न है। अब जो दो प्रकार की पेंशन होती है उसमें ओपीएस जो पेंशन योजना है ये केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 से पहले के भर्ती हैं, और एनपीएस पेंशन योजना जो है वो उनके लिए है जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं वे सभी न्यू पेंशन स्कीम के अधीन आते हैं। एक बात आपको याद दिला दूं कि जो डिफेंस सेक्टर है अर्थात आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एनपीएस नहीं है, वहाँ आज भी पुरानी पेंशन स्कीम ही लागू है। साथियों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाएंगे कि ओपीएस और एनपीएस के बीच क्या अंतर है और कौन सी पेंशन योजना बेहतर है। साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि ऐसी जानकारियाँ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो अब हम ओपीएस और एनपीएस के बीच जो अंतर है उसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कटौती के बारे में कि दोनों की कटौती में मुख्य क्या अंतर है। ओपीएस अर्थात पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी की सैलरी से कोई भी कटौती नहीं की जाती है, लेकिन एनपीएस में एम्प्लॉय के मूल वेतन प्लस डीए का 10% उसकी सैलरी से प्रतिमाह काटा जाता है। अब जो एनपीएस में जो आपका 10% काटा जाता है उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना एम्प्लॉय का मूल वेतन 45,000 है और डीए 5,000 है, तो उसका कुल वेतन हो गया 50,000। अब एनपीएस में जमा करने है तो एम्प्लॉय के वेतन से प्रतिमाह कितनी कटौती होगी, तो जो 50,000 आपका मूल कुल वेतन है उसका 10% बनेगा आपका 5,000। तो जो एनपीएस कर्मचारी है उसको 5,000 रुपये प्रति माह सैलरी से कटवाना ही पड़ता है। दोस्तों, एनपीएस से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें ताकि आपको जानकारी उपलब्ध करा सकूं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो कि जीपीएफ से संबंधित है। पुरानी पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को जीपीएफ की सुविधा मिलती है, जबकि एनपीएस में जीपीएफ की ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। तो सबसे पहले जीपीएफ के बारे में जानते हैं, ये होता क्या है। जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड, या आप इसको सामान्य भविष्य निधि के नाम से भी जानते होंगे। यदि जीपीएफ में कोई भी सरकारी कर्मचारी सदस्यता लेता है तो उसे अपनी सैलरी का कम से कम 6% जीपीएफ के रूप में जमा करना होता है, और इसके अतिरिक्त जीपीएफ में बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे जीपीएफ में जो पैसा जमा किया जाता है उसे 7 से 8% तक ब्याज मिलता है। जीपीएफ में जमा राशि के आधार पर भी आपको लोन ले सकते हो, और अंत में जब जीपीएफ की समयावधि पूर्ण होने के बाद आपको पूरा पैसा मिल जाता है। यह पैसा भी बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। यदि एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो जीपीएफ में जमा धनराशि नॉमिनी को मिल जाती है। अब हम एनपीएस में जीपीएफ के बारे में बात करते हैं। एनपीएस में जीपीएफ की ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है, इसलिए एम्प्लॉय को ऐसे किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, पेंशन की राशि। तो ओपीएफ में आपको रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती है, और कितनी पेंशन मिलेगी यह भी निश्चित होता है। यह एम्प्लॉय के अंतिम मूल वेतन का 50% और महंगाई भत्ता मिलाकर जो राशि बनती है वह एम्प्लॉय को पेंशन के रूप में मिलती है। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का अंतिम वेतन यानी लास्ट बेसिक 50,000 रुपये है और डीए 5,000 रुपये है, तो एम्प्लॉय को मिलने वाली पेंशन 50,000 का 50% निकालोगे तो आपको 25,000 होगी, और जो डी आपका है वो 5,000 है, यानी 25 + 5 यानी 30,000 है। यानी जो ओपीएस के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उनको प्रत्येक माह 30,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अब ओपीएस में एक सुविधा यह भी है कि किसी कर्मचारी की पेंशन उपरोक्त फार्मूले के नियम से कैलकुलेट करने पर यदि वह 9,000 से कम आती है
फिर भी कर्मचारी को 9,000 से कम पेंशन नहीं दी जा सकती है, अर्थात उस कर्मचारी को न्यूनतम 9,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगी ही मिलेगी। अब हम पेंशन की राशि गणना एनपीएस में करते हैं, तो एनपीएस में एम्प्लॉय को कितनी पेंशन मिलेगी यह निश्चित नहीं होता है, क्योंकि एनपीएस शेयर मार्केट पर निर्भर होने के कारण भविष्य में कितना रिटर्न मिलेगा यह कोई कन्फर्म नहीं बता सकता है। तो दोस्तों यही कारण है कि एनपीएस में कोई न्यूनतम पेंशन राशि भी निर्धारित नहीं है। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, डीए यानी महंगाई भत्ता। तो ओपीएस में एम्प्लॉय को हर 6 माह के बाद डीए का लाभ मिलता है, लेकिन एनपीएस में डीए का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसमें लिए गए प्लान के अनुसार ही फिक्स पेंशन मिलती है। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, न्यूनतम पात्रता अवधि यानी ओपीएस में आपको कब से पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो ओपीएस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट से पहले कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों तो उनकी पुरानी पेंशन मिलती है। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसका रिटायरमेंट 45 वर्ष की उम्र में हो जाता है और साथ ही साथ उसने 10 वर्ष की नौकरी भी की हो, तो उस एम्प्लॉय को पुरानी पेंशन मिलेगी। मतलब ओपीएस में आपका रिटायरमेंट कब हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका सेवा काल कम से कम 10 वर्ष पूर्ण होना ही चाहिए। लेकिन एनपीएस की बात करें तो इसमें एम्प्लॉय को 60 वर्ष पर ही पेंशन मिलती है। अब हम बात करते हैं ग्रेच्युटी के बारे में। अगर हम बात करते हैं रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के बारे में, तो ओपीएस में ग्रेच्युटी मूल वेतन प्लस डीए का 16 गुना या फिर अधिकतम 20 लाख वर्तमान में मिलते हैं। यह धनराशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। और यदि डेथ ग्रेच्युटी की बात करते हैं तो ओपीएस में यदि सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो राशि नॉमिनी को दे दी जाती है। अब नॉमिनी को यह राशि कितनी मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी ने कितनी नौकरी की है। डेथ ग्रेच्युटी में अधिकतम 20 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन हम एनपीएस की बात करते हैं तो इसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो साथियों ये कुछ पॉइंट थे एनपीएस और ओपीएस के बारे में। अब आप इनके माध्यम से समझ गए होंगे कि कौन सी पेंशन योजना बेहतर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें तथा ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।